हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं और आपको पता है कि हम लोग पिछले क्लास में पॉलिटी का भी सेशन कवर किए थे, ठीक है। और अभी तक करीब पॉलिटी की जो घटना चक्र से हमारे सेशन कवर हो चुके हैं वो 8 सेशन, ठीक है। और 8 सेशन का मतलब है हर क्लास में 50 से 60 क्वेश्चंस कराते हैं हम लोग। 50 से 60 क्वेश्चंस तो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चंस होते हैं। इम्पोर्टेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि सारे क्वेश्चंस घटना चक्र से हैं। और आपको पता है बिहार लोक सेवा आयोग जो है सॉरी बीपीएससी जो है, सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट जो होते हैं जो कराता है बीपीएससी वो इस बुक में देखने को मिल जाते हैं। तो ये मान के चलो, अगर जो टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए घटना चक्र इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको ये सेशन ज़रूर देखना चाहिए, और आपने अगर पढ़ी है तो आपको रिवीजन के लिए ये सेशन देखना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन से को आज हम, ठीक है, डिस्कस करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? पंचायत व्यवस्था की अगर बात करें तो किस राज्य में नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, केरल, ये चारों जगह पे पंचायत व्यवस्था नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान जो है आरक्षित है? तो कौन सी राजनीतिक संस्था में स्थान को आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण जो है आरक्षित किया गया है, जबकि राज्यसभा, राज्य विधानसभा या फिर राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है, इनमें नहीं है। तो राज्यसभा पंचायती राज में आरक्षण जो है निर्धारित किया गया है। इसका फैक्ट देखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तरों पर संविधान के तहत 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 50%। जैसे कि बिहार में 50% है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध माना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ कहाँ पे वैध माना गया है? अगर बिहार की बात करें तो 50% आरक्षण को वैध माना गया है, तो एक ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड है क्या? मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ने भी 50% को वैध माना है, ठीक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी 50% है, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश भी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इनके अलावा भी और भी राज्य हैं, उनको भी एक बार देखना इम्पोर्टेंट है। वो कौन से राज्य हैं? बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश तो है ही, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन से राज्य 50% आरक्षण को वैध मानते हैं? देख सकते हैं आप, आंध्रा हो गया यानी कि आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड में भी, और महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ सभी जगह पे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का स्थान है, ठीक है, जो पंचायतें हैं वहाँ पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण जो है 50% कर दिया? तो कौन कौन से वो राज्य हैं? 2010 तक की बात कर रहा है ना। कौन कौन सा राज्य है ये देखना है हमको। देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था बिहार भी था, मध्य प्रदेश भी था,
तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, इस वजह से गलत हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन के बिल से हुई थी? यानी कि 73वां जो संविधान संशोधन है, ये जो पारित हुआ है, तो इसकी शुरुआत कौन से संविधान के बिल से हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर शुरुआत की बात करें तो संशोधन की शुरुआत इस 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी। ठीक है, इसका फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखिए फैक्ट देखिए आप, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इस बिल की तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? राजीव गांधी। तो इन्होंने मई 1989 में लोकसभा में बिल को प्रस्तुत किया था। ठीक है, लेकिन उस समय ये पारित नहीं हो पाया था और रुक गया था, यानी कि विपगत हो गया था। आगे 72वां संविधान संशोधन बिल आता है 1991 में, संसद में दोनों सदनों द्वारा पारित होकर, यानी कि 91 में जो बिल आता है दोनों सदनों में पारित हो जाता है, यानी कि 72वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में लागू हुआ। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन अगर लागू की बात करें तो 1992 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो ये 73वां संविधान संशोधन है। ठीक है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है एक पंचायत समिति, कौन से स्तर पे? तो अगर स्तर की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? या ब्लॉक स्तर पे करती है, या फिर जिला स्तर पे, या ग्राम पंचायत स्तर पे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लॉक स्तरीय निकाय पे। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा विषय पंचायती राज की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, ये पूछा गया है। भूमि सुधार का क्रियान्वयन, ये इसके अंतर्गत आता है क्या? जी बिल्कुल आता है। अगर बात करें न्यायिक पुनर्वीक्षण की, जुडिशियल रिव्यू की, क्या आता है? आगे देखते हैं। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, ये इसके अंतर्गत आता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा न्यायिक पुनर्वीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? राज्य सरकार जो है प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए? तो ये क्या गठित करती है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा वित्त आयोग, यानी कि ऑप्शन ए। तो राज्य सरकार जो है वित्त आयोग का गठन करती है हर 5 साल पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका फैक्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये पंचायती राज समिति है, इसका संविधान से कौन से आर्टिकल से संबंध है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करती है, संविधान के अनुच्छेद 243 झा के तहत। ठीक है, किसके तहत है इसका संबंध? 243 झा के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 243। ठीक है,
और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्यपाल। ये भी याद रखना है। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, मिस नहीं करना है, पूरी क्लास को देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता है? स्थानीय स्वशासन के अधिकार के क्षेत्र में कौन सा कार्य नहीं आता है, ये पूछा गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें तो ये आता है, स्वच्छता भी आती है, जन उपयोगी सेवाएं ये भी आता है इसके अंतर्गत। अगर सार्वजनिक अनुशासन की बात करें या रखरखाव की तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। किसके? स्थानीय स्वशासन के अधिकार के अंतर्गत ये नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, न्यायिक पुनर्वीक्षण, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जुडिशियल रिव्यू इसके अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू किसके अंतर्गत आती है ये भी पता होना चाहिए। न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यह न्यायपालिका के शक्ति है, ठीक है। किसके अंतर्गत आती है? न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था? तो समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में किसको स्थापित किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, पंचायती राज समितियां दे रखी हैं और इधर वर्ष दे रखे हैं, यानी कि कौन सी समिति कौन से वर्ष आई थी, ठीक है। तो वर्ष का संबंध जो है, किस वर्ष का किस समिति से संबंध है, ये पूछा गया है। सी एच हनुमंता राव समिति ये कब आई थी? ये 1984 में आई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1984 ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। और जीबी के राव समिति कब आई थी? ये 1985 में आई थी, तो बी का सेकंड, बी का फर्स्ट हो जाएगा, 1985 ये रहा, ठीक है। अशोक मेहता समिति की अगर बात करें तो ये कब आई थी? 1978 में, ठीक है। एलम सिंघवी समिति की अगर बात करें तो ये कब आई थी? 1986 में, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो 1957, ठीक है। ये समितियां याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट हैं सारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 2007 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 2007 के बाद संसद द्वारा संविधान में संशोधन होता है, उसके बाद अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन देखो साथियों पूछा गया था 2008 में, ठीक है। और संशोधन हुआ था कब? संशोधन हुआ था 2007 में। तो उस समय इसका राइट आंसर 1206 था। कितनी जातियां थी 2007 के संशोधन के अनुसार? 1206, ठीक है। फिर उसके बाद में 2008 में संशोधन होता है, 2008 में 2008 में संशोधन होता है। फिर उसके बाद कितनी जातियों की संख्या की गई अनुसूचित जाति में? 1208, ठीक है। तो 2007 के बाद उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में, तो राइट आंसर उस समय के अकॉर्डिंग था 1206। लेकिन अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1208, ठीक है। साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति के प्रथम सभापति की बात कर रहा है। तो पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब हुआ था ये पता होना चाहिए हमको। गठन होता है 22 जनवरी 1953 को, ठीक है।
तो पिछड़ी जाति आयोग का गठन कब होता है? 22 जनवरी 1953 को। तो उस समय सभापति यानी कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे काका साहेब कालेलकर। ठीक है, काका साहेब कालेलकर अध्यक्ष थे और पिछड़ी जाति आयोग का गठन होता है 22 जनवरी 1953 को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, काका साहेब कालेलकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? यानी कि एसटी कम्युनिटी है, इसको घोषित करने के लिए इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए? ठीक है, आदिम लक्षणों के संकेत होने चाहिए या फिर विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए इनकी, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म हो तो घोषित हो सकता है, या फिर पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव हो। तो साथियों इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक है, अगर एसटी कम्युनिटी को अगर विशेषताएं अगर बात करें तो घोषित करने के लिए तो आदिम लक्षण के संकेत हों, विशिष्ट संस्कृति हो, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म हो। ठीक है, और चौथा है पिछड़ापन में भौगोलिक अलगाव देखने को मिले। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट, इसका मानस पुत्र की अगर बात करें तो संकल्पना, इसका हिंदी मतलब होगा संकल्पना। ठीक है, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है या संकल्पना है। तो जो चलित न्यायालय थी मतलब ये संकल्पना कहाँ से आई है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ये संकल्पना थी चलित न्यायालय की। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। अगर इसके फैक्ट की बात करें तो इम्पोर्टेंट है ये, देखना। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के नूंह जिले में, कहाँ पे? नूंह जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल यानी कि चलित अदालत का उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था? 4 अगस्त 2007 को। कहाँ पे? हरियाणा में, हरियाणा के नूंह जिले में। इसके बाद इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? केजी बालकृष्णन, इन्होंने इसका शुभारंभ किया था, केजी बालकृष्णन ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सुदूर एवं पिछड़े इलाकों में न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचना। ठीक है, इस प्रकार के न्यायालय की परिकल्पना यानी कि संकल्पना सर्वप्रथम भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, तो ये पूछा गया है। तो विशेषताएं क्या है? त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून की एकरूपता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं पूछा गया है ना, तो ऑप्शन से बड़े देशों के लिए आदर्श, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, त्वरित निर्णय, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये करेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, और जिसमें से 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं। कितने स्थायी कितने होते हैं? स्थायी 5 होते हैं, और अस्थायी की बात करें तो 10, अस्थायी 10। ठीक है, इधर लिख देते हैं। अस्थायी कितने? अस्थायी 10 होते हैं, टोटल कितने? 15। ठीक है, तो स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा स्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी इसका स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, और बाकी 5 सदस्य कौन है ये भी पता होना चाहिए आपको। फ्रांस है,
ग्रेट ब्रिटेन है, चीन है, ठीक है। और इसके बाद यूएसए है, यूएसए भी इसका स्थायी सदस्य है। अगर फिर बात करें फ्रांस हो गया, चाइना, चाइना भी इसका स्थायी सदस्य है। स्थायी मेंबर यूएसए, चाइना, चाइना तो लिखा हुआ है, यानी कि फ्रांस हो गया, चीन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन है और यूएसए हो गया। पांचवा कौन सा है? रसिया, पांचवा रसिया, यानी कि रसिया इसका स्थायी मेंबर है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और यूएसए और रूस, 5 सदस्य इसके स्थायी हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? जर्मनी। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकता है। केवल अपनी की बात करें तो केवल अपनी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। अपने के साथ साथ जो भी इसके सदस्य होते हैं या फिर जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ भी इंटरफेयर कर सकता है। तो अगला ऑप्शन है हमारा, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये राइट आंसर हमारा ऑप्शन 2 है। और तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऑप्शन तीसरा भी करेक्ट है इसमें, ठीक है। अमेरिका जो है सबसे बड़ा बजट का योगदान करता है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो कथन हमारा दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाए, यानी कि ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन हमारा और इम्पोर्टेंट भी है, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? यानी कि सैयद अकबरुद्दीन से पहले की बात कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि जो होता है कौन था? तो इनसे पहले सैयद अकबरुद्दीन से पहले कौन था? अशोक कुमार मुखर्जी। कौन थे? अशोक कुमार मुखर्जी। तो अशोक कुमार मुखर्जी की अगर बात करें तो ये कब से कब तक रहे थे? 2013 से 2015 तक, ठीक है। और इनका अगर काल पूछा जाए तो ये कब से कब तक रहे थे? ये 2016 से 2020 तक, ठीक है। तो इनका कार्यकाल था 2016 से 2020 तक। तो इनसे पहले कौन थे? 2013 से 15 तक अशोक कुमार मुखर्जी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, अशोक कुमार मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर भारत का एक प्रायोजित प्रस्ताव को अपनाया था और क्वेश्चन पूछ रहा है पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया था? उर्दू, बंगाली, हिंदी। तो ऑप्शन हमारे तीनों सही हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय अगर मुख्य न्यायालय की बात करें तो इसका मुख्यालय द हेग में है, ठीक है। और द हेग कहाँ पे है? ये नीदरलैंड में, नीदरलैंड में, ठीक है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में, ठीक है। और ये नीदरलैंड में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है, ये किससे जुड़ा है? मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है ये। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चीन की समाचार एजेंसी का नाम है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम पूछा गया है तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको न्यू चाइना न्यूज एजेंसी को दूसरा नाम क्या है इसका? सिंहुआ न्यूज एजेंसी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? येलो बुक की बात करें तो फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को बोला जाता है। ठीक है, और ब्रिटेन की अगर बात करें, ब्रिटेन की, तो इसको क्या बोला जाता है? वाइट पेपर। वाइट पेपर, ठीक है। और जर्मनी की रिपोर्ट की अगर बात करें तो क्या बोला जाता है? इसको वाइट बुक बोला जाता है। वाइट बुक, ठीक है। इटली की रिपोर्ट की अगर बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? इसको ग्रीन ग्रीन बुक, ठीक है। इटली की रिपोर्ट ग्रीन बुक हो गई, जर्मनी की वाइट बुक हो गई, ब्रिटेन की वाइट पेपर, ठीक है। और ब्रिटेन के साथ साथ भारत की भी वाइट पेपर है। ठीक है, तो फ्रांस की पूछा गया था येलो बुक, तो फ्रांस की राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये बेंगलुरु में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये याद होना चाहिए। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष हैं? तो इसके अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एम.एन. वेंकट चलैया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है ना, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री M.C. सेतलवाड। ठीक है, सेतलवाद लिखा है, कहीं कहीं पे आपको सेतलवाड लिखा मिल जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका श्री M.C. सेतलवाड। ठीक है, कब ये नियुक्त हुए थे, कब अध्यक्ष बने थे? 1955 में, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा पूछ रहा है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो ये किसके द्वारा इसकी नियुक्ति होती है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और अगर पूछे राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है किसके द्वारा हटाया जाता है, अगर हटाने की बात करें तो क्या राइट आंसर होगा हमारा? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल में इसका उल्लेख है? आर्टिकल 315 से 323 तक, ये भी याद रखना है। आर्टिकल की बात करें तो 315 से 323। ठीक है, और लोक सेवा अध्यक्ष की, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो पहली बार भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन है वो? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, एस राधा कृष्णन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एस राधा कृष्णन। ठीक है, और ये पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 1954 में।
देखिए इसका फैक्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में भारत रत्न की स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, सर्वप्रथम यह पुरस्कार 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। ठीक है, किसको किसको? राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट। ठीक है, और कब? 1954 में। और भारत रत्न की स्थापना की बात करें तो 1954 में ही स्थापना होती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कुछ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित यूरोपियन यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता किसने दे रखी है? ये स्वीडन ने। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? ये 3 दिसंबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस वर्ष के रूप में घोषित किया था। कब? 1981 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की थी। 3 दिसंबर 1992 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भारत सरकार ने विकलांग शब्द के जगह पे कौन सा शब्द यूज किया है? दिव्यांग। ठीक है, तो दिव्यांग दिवस क्या बोलेंगे? दिव्यांग दिवस। तो साथियों, ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और मैं भी कोशिश करता हूँ आपके लिए वही क्वेश्चन कराऊँ जो TRE 4 में आने की संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं। तो मिलते हैं अगले नई वीडियो पे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इसी तरह के नए नए वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे, और किसी भी तरह का कोई नोटिफिकेशन आता है उसकी भी जानकारी हमारे चैनल पे आपको प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगले नई वीडियो पे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।